सीटेट 8 दिसंबर 2019 क्वेश्चन पेपर आपके पास 1 to 5 के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। और तो इसमें ये है 1 to 5 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का और पेडागोजी का है, जो मतलब 30 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो चलिए वो क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं कौन सा क्वेश्चन ये 2019 में पूछा गया है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का आपके पास क्वेश्चन है, देखिए क्या कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो इसमें आप लोग जानते होंगे कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधि को कहा जाता है। तो ये 2 नंबर का हो जाएगा, फर्स्ट का 2 सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो इसमें हमारे मनोवैज्ञानिक जो कोहलबर्ग वैज्ञानिक थे, उन्होंने बच्चे के नैतिक विकास से संबंधित वो धारणा दिए थे, नियम दिए हुए थे। तो उसके नियम में से एक है, ये है सामाजिक अनुबंध विन्यास, इसलिए 2 का हो जाएगा 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो ये सिंपल सा बात है, जब वो लड़के लड़कियों में कक्षा में एक टीचर भेदभाव कर रहा है तो वो अच्छे टीचर की निशानी नहीं, और वो एक जेंडर पक्षपात के तहत आता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो इसमें देखिए, अगर बच्चे में जेंडर रूढ़िवादिता है, मतलब लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है कक्षा में या किसी भी विभाग में, तो उसको दूर करने का एक ही कारण हो सकता है, वो कारण है आपको जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। जब चर्चा किया जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में, तो खुद ब खुद बच्चे जो है रूढ़िवादिता से रिलेटेड उसको जानकारी होगी और उस धारणा को वो बदलने की कोशिश करेंगे। और इस तीनों जो है इसका रॉन्ग है, तो ये 4 का हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। तो ये एक वैज्ञानिक थे, हमारे मनोवैज्ञानिक थे। उस वैज्ञानिक का नाम था लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने बच्चे को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में जो देखते थे और जो समाज से एक सांस्कृतिक क्रिया के द्वारा काफ़ी कुछ सीखते हैं, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। तो ये 5 का हो जाएगा 2 राइट आंसर। ठीक, लेव वाइगोत्स्की। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहते हैं कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं। तो इसका एक उदाहरण है कि जब कोई भी बच्चे खुद में, आप देखते होंगे कभी कभी कोई बच्चे जब खुद में खेलते हैं तो खुद से ही बातें करते हैं, तो इस टाइप की वार्ता को, इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता के रूप में देखते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट, 6 का फर्स्ट नंबर का सही हो जाएगा, व्यक्तिगत वार्ता। आगे देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यह है एक पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब टीचिंग से रिलेटेड मटेरियल होता है। जब बच्चे को हम कुछ ऐसे हैं कि बच्चे को किसी भी कक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं और उसको पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मदद करते हैं, तो ये आता है एक पाठ ढांचे के तहत आता है, 7 का 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो हमारे वैज्ञानिक जीन पियाजे थे जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित अपना नियम दिए हैं, तो वो नियम आता है संरक्षण तथा कक्षा समावेशन के तहत, इसलिए 8 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 9 में क्या दिया हुआ है, 9 में आपको दिया हुआ है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो ये सबसे पहले हम जानेंगे संरचनात्मक विकास किसको कहा जाता है। संरचनात्मक विकास उसको कहा जाता है जिसमें कोई भी बच्चे अपने दिमाग में कोई भी बातों को एडजस्ट करते हैं, अपने एक मेमोरी के रूप में वो उसको संरक्षित करके रख लेते हैं, और ये आता है आपको स्कीमा के तहत। तो 9 का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है आपको कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए।
तो इसका सिंपल सा उदाहरण है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए फर्स्ट में क्या है, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी क्रम निश्चित करना, ये कोई खास नहीं। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्ट तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्डों में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसका सबसे परफेक्ट आपको उदाहरण हो जाएगा, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य में हो जाएगा आपको संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, इसीलिए 10 का 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपको क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो बुद्धि के बारे में सबसे स्पष्ट है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता, ये भी नहीं होगा। बुद्धि मानकीकृत परीक्षण, ये भी कोई खास नहीं। बुद्धि जो होता है एक बुद्धि बहुआयाम तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है, तो इसीलिए 11 का हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो इसका आसान सा बात है कि अगर कोई भी बच्चा अगर एक से अधिक किसी भी समस्या के बारे में एक से अधिक उसका समाधान ढूंढ रही है, तो वो एक सृजनात्मक बच्चे के तहत आता है, और क्रिएटिविटी चाइल्ड उसको कहा जाता है, क्रिएटिव चाइल्ड। तो इस कारण से क्रिएटिविटी के तहत आया, जिसको हिंदी में सृजनात्मक कहा जाता है, इसलिए 12 का हो जाएगा फर्स्ट। रूही जो है सृजनात्मक विचार को प्रकट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या आपको दिया हुआ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ये देखिए, अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक वंचित समूह किसको कहा जाता है, जो बच्चे विद्यालय में बराबर नहीं आते, रेगुलर नहीं आते हैं, जो पिछड़े हुए तबके के समझे जाते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए तबके के समझे जाते हैं, तो उसको विद्यालय में सुनिश्चित कराने के लिए सबसे इसमें परफेक्ट 4 में से सबसे परफेक्ट उदाहरण ये हो सकता है 4 नंबर का, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए, इसलिए 13 का हो जाएगा 4 राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या दिया हुआ है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं का क्या करना चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तो 14 का आपको हो जाएगा 3 राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है कि पठन वैफल्य बच्चों को के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो पठन वैफल्य बच्चे किसको कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में आप डिसलेक्सिया कहा जाता है। वो एक बीमारी से ग्रसित होते हैं बच्चे, जिसको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, और वो उसको धारा प्रवाह पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए 15 का 3 राइट आंसर हो जाएगा, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, पठन वैफल्य बच्चे के तहत ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में क्या दिया हुआ है, 16 में दिया हुआ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो अधिकार आधारित, यहाँ क्या लिखा, अधिकार आधारित अधिनियम, अधिकार अधिनियम। तो सिंपल सा बात है, इसमें अधिकार देखिए जहाँ पर दिया हुआ वो अधिकार वाला सही, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये शिक्षा का अधिकार 2009 जो है ये इसमें प्रस्तुत किया गया है, तो इस कारण से ये 3 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में आपको क्या दिया हुआ है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है। एक संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो होता है सही तरीके से जिसमें प्रक्रिया की जाती है, उसमें होता है एक अवबोधन की प्रक्रिया केंद्रीय अनुबंध द्वारा अर्जित प्रबंधन, तो ये हो जाएगा अनुबंध द्वारा अर्जित, तो इसीलिए आपको हो जाएगा 17 का 3 राइट आंसर हो जाएगा। 18 का क्वेश्चन देखते हैं। 18 में क्या दिया हुआ है, 18 में दिया हुआ है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, शिक्षिका या शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उसमें सिंपल उदाहरण है, आप बच्चे को मतलब तरह तरह के उसका प्रतिकूल प्रमाण देंगे, अलग अलग उदाहरण देंगे, तो इससे बच्चे काफ़ी सीखेंगे। इस कारण से इसमें देखिए प्रतिकूल प्रमाण, इसका आंसर हो जाएगा आपको 4, जो है कि इससे प्रतिकूल प्रमाण उदाहरणों के द्वारा बच्चे को आप सिद्धांत को चुनौती दीजिएगा, इससे बच्चे काफ़ी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिया हुआ है। 19 का क्वेश्चन है आपको कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है।
तो सिंपल सा उदाहरण कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता ये होता है जिसमें बच्चों को केंद्र में रखा जाता है और बच्चों के अनुभवों को काफ़ी प्रमुखता दी जाती है। तो इसलिए इसका 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि संवेग एवं संज्ञान जो है क्या है। तो संवेग एवं संज्ञान किसको कहा जाता है? संवेग उसको कहा जाता है जो कोई भी जैसे डर, गुस्सा या कोई भी भावना होता है उस संवेग के तहत। संज्ञान जिसमें दिमाग में एडजस्ट होता है, कोई भी स्किल सिखाया जाता है उस संज्ञान के तहत आता है। तो सिंपल सा अगर संवेग संबंधित हो, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस कारण से 20 का 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 21 में देखिए क्या दिया हुआ है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो संरचनावादी ढांचे के अनुसार से अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से सबसे परफेक्ट उदाहरण आपका हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया का विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। इसमें सबसे बेस्ट उदाहरण आपका हो जाएगा कि 4 नंबर का राइट, अधिगम सक्रिय नियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना का प्रक्रिया। तो इसलिए 21 का 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इससे आप अगर किसी भी विद्यार्थी में आप स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं और गैर उदाहरण दे रहे हैं तो इससे विद्यार्थी में जो है एक समझ विकसित होगी और वो जो है अधिगम को बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से सीख पाएंगे। तो इसलिए इसका फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, सबसे बेस्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। 23 में क्या कहा जा रहा है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप जानिए, अगर किसी भी बच्चे को आप अगर डर से मारपीट करके पढ़ाते हैं या उस बच्चे को दंड के या पुरस्कार के द्वारा लालच देकर के पढ़ाते हैं, इससे बच्चे में वो स्वाभाविकता नहीं आएगी, पढ़ाई में एक स्वाभाविकता नहीं आएगी और इससे उसका पढ़ाई बाधित, मतलब इसमें वो एक अच्छे तरीके से अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो इससे बच्चे में क्या है, सिंपल सा उदाहरण है, इससे बच्चे में जो है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविकता, अभिरुचि कम होती है। तो इसलिए इसका 23 का 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। देखिए सार्थक अधिगम को कौन सी प्रथाएं आपको बढ़ावा दिया जाता है उसमें। तो इसमें देख सकते हैं आप शारीरिक दंड, आप तो शारीरिक दंड देकर किसी को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा सकते, इसलिए ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये सही है, सहयोग के द्वारा पर्यावरण अधिगम के द्वारा अच्छे तरीके से आप सिखा सकते हैं। फिर है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी राइट है। फिर है निरंतर तुलनात्मक मतलब एक दूसरे में अंतर स्पष्ट करना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसीलिए इसका 2 और 3 राइट हो रहा है। तो इस कारण से 24 का 2 हो जाएगा सही, जिसमें 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या दिया हुआ आपको कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। मतलब उसमें एक जटिल अवधारणा बना हुआ, तो उसको सिंपल सा बात है, जब बच्चे आपस में परिचर्चा करेंगे, अन्वेषण करेंगे, किसी भी कार्य को खुद से करेंगे, उस पर शोध करेंगे, तो उसमें बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो इस कारण से इसका 25 का 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करवा करके बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो इससे जिससे बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकें, एक शिक्षक के तौर पर आप बच्चे को एक अनुमान लगाने के लिए कह सकते हैं और उसको प्रोत्साहित करके उसको अच्छे तरीके से मंथन करवा करके। तो इस कारण से इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके आप इनकरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। 27 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो सिंपल सा उदाहरण है कि इसमें शारीरिक विकास और वृद्धि और विकास जो है तीव्र गति से आपको होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था में काफ़ी तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 को। 28 में देखिए क्या दिया हुआ है। 28 में है आपको कि निम्नलिखित में से
कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो अब देखिए इसमें से क्या क्या आपको दिया हुआ है कि विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी राइट है। विकास परिवर्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। अब 4 नंबर में क्या है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये तो बिल्कुल गलत है। किसी भी विकास को सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ उसको काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो इस कारण से इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको 4, जो कि इसमें है नहीं के बारे में पूछा है, इस कारण से नहीं के बारे में ये 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण ये है कि व्यक्ति का जो पारस्परिक व्यक्ति जो अधिगम करता है वो आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों के मिल करके उसका निर्माण होता है। तो इस कारण से व्यक्ति विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या हो जाएगा, आनुवांशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक है, 29 का 4 राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 30 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण। देखिए प्रथम समाजीकरण एजेंसी में आता है आपका परिवार और आस पड़ोस, द्वितीय में आ जाता है इससे अलग विद्यालय और मीडिया। तो इस कारण से इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय और मीडिया। ठीक है, तो ये था आपका 2019 के दिसंबर में पूछे गए क्वेश्चन का ये पेडागोजी सेक्शन का था। इसमें टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, तो इसका आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे। थैंक्स दोस्तों। तो ये आपको था प्रीवियस ईयर का 2019 का पूछा गया क्वेश्चन, ये पेडागोजी सेक्शन का 1 to 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।